हेलो एंड वेलकम टू कालिका क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कुलॉम्स लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू इफ वांट टू सी द सेम टॉपिक दैट इज कुलॉम्स लॉ इन इंग्लिश देन दे कैन ईजिली स्विच टू द सेम टॉपिक नेमली कुलॉम्स लॉ इन द इंग्लिश वर्जन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुलॉम्स लॉ क्या होता है, कुलॉम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कुलॉम्स लॉ कहना क्या चाहता है वास्तव में। तो हमने पहले ही देख रखा है या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं उनका अपना एक प्रवृत्ति होता है, अपना एक प्रकृति होता है। वो धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं। उसी तरह हर आवेशों के पास उनका एक अपना क्षेत्र होता है, यानी कि हर इलेक्ट्रिक चार्जेस के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो निगेटिव चार्जेज होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, और जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं उनका जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं। जब चुंबकीय ध्रुवों के बारे में भी अध्ययन किया होगा तब ये देखे होंगे कि जब हम लोग एक तरह के ध्रुव को जब एक साथ लाते हैं तो दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स कि ये मान लीजिए कि ये दो हमारे पास ध्रुव हैं, मैग्नेट हैं, चुंबक हैं ये दोनों। एक है हमारा, मान लिया कि ये हमारा पहला चुंबक और ये हमारा दूसरा चुंबक है। ये मान लिए कि इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है, और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। और जब आप इसके उत्तरी ध्रुव को इसके उत्तरी ध्रुव के पास लेकर आएंगे तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जब दोनों के दक्षिणी ध्रुव को लेकर अपने आएंगे एक साथ तो ये एक दूसरे से दूर करेंगे। और जब यही उल्टा कर देते हैं, जब इसके उत्तरी ध्रुव को इसके दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब हम लोग इसके उत्तरी ध्रुव को इसके दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसी तरह का जो प्रवृत्ति होता है वो हमारे आवेश में भी देखे जाते हैं। जब हम एक तरह के चार्जेज को किसी भी स्पेस में रखते हैं तो वे एक दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिसके वजह से वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाते हैं। और जब हम दो विपरीत प्रकृति के एक मान लीजिए कि ऋणावेश है, एक है हमारा धनावेश है, जब हम इन दो विभिन्न तरह के आवेशों को एक साथ स्पेस में रखते हैं तो दोनों आवेशों पर एक बल लगता है, और उसी बल का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं कुलॉम्स लॉ की सहायता से। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि चार्जेस का एक दूसरे पे इफेक्ट कैसा होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुलॉम्स लॉ क्या होता है। सो लेट अस सी। ये माना कि हमारे पास एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा Q1 है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है Q2 चार्ज है। तो इसका ये जो पॉजिटिव यानी कि ये जो धन आवेश है इसके जो क्षेत्र होते हैं उसका डायरेक्शन कैसे होता है, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो ये और ये जो दोनों चार्जेज हैं, ये और ये जो दोनों चार्जेज हैं, इनमें बल कैसे लगेगा। एक का ऐसे ये धक्का इसको दे रहा है तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे धक्का देगा। इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज की बात करेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कोई ना कोई बल का अनुभव हो रहा होगा, और अगर हम लोग इस चार्ज की बात करेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कुछ ना कुछ बल का अनुभव हो रहा होगा। तो ये जो बल होगा, इस बल का परिमाण क्या होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कुलॉम्स लॉ की सहायता लेते हैं। तो अब हमारे पास है, मान लिया कि ये निगेटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इसके फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो होता है रेडियली इनवर्ड। तो इसमें भी यही केस आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम नेचर है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। ओके, तो अब हम लेते हैं
दो चार्जेस, ये माने कि हमारा पॉजिटिव है और ये माने कि ये वाला हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, और इसका जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो चूँकि इन दोनों का जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो क्या है, विपरीत है। एक धनावेशित है तो एक ऋण आवेशित है। तो ये दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षित करने वाला। ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है, और ये इसकी ओर आकर्षित होगा, यानी दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला चाहेगा कि हम निगेटिव को खींच लें और निगेटिव चाहेगा कि हम पॉजिटिव को खींच लें। तो इन दोनों को खींचने के लिए जो भी बल रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी बल का परिमाण हम लोग काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, एक हम अगर चार्ज हम एक लेते हैं तो उसके बल से हमारा जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो क्या होगा। माने कि ये हमारा Q1 था, तो इसके वजह से क्या होगा, जो फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होगा। इसका जो लगेगा, ये भी मान लीजिए कि फोर्स है, तो ये क्या होगा, Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। जैसा चार्ज होगा वैसा उसका बल लगेगा। प्रोपोर्शनल ये जो शब्द है, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, दो राशियां लेते हैं, तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और अगर पहली राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घटेगी। यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। इसके बाद इसकी जब हम बात करेंगे तो ये हमारा Q1 और Q2 हो गया। तो इसमें भी यही केस आएगा। चार्ज के प्रकृति पे नहीं डिपेंड करता है कि फोर्स क्या होगा। फोर्स हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि चार्ज का नेचर कैसा है। तो इन सिमिलर मैनर ये हमारा Q1 और ये हमारा Q2 है, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है। तो ये जो बल होगा, पहला हम लोग ऊपर से ये तो देख ही सकते हैं कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। और यहाँ पे भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जब ये फोर्स है Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक बात आती है कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों के बीच में दूरियां कितनी हैं। तो हम इसको मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। r दूरी दोनों के बीच में, दोनों आवेश के बीच में जो दूरी है वो r है, ठीक है। दूरी का मेजरमेंट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जो मात्रक पढ़े हैं, SI मात्रक, वो। तो ये क्या हुआ, जब आप दोनों को एक जगह करेंगे तो ये हमारा क्या आता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस, मीन्स दोनों आवेशों के गुणा करने पर जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बल का परिणाम, ठीक है। और अब जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो r है, तो जो फोर्स का जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड करता है, उसके इन्वर्सली स्क्वायर पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के अनुपात, उसके व्युत्क्रमानुपात में उसके वर्ग के बराबर होता है। तो इससे जब हम एक जगह करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ये पहले देखे होंगे, ये जो हमारा कूलॉम्स लॉ का जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि जब फ्री स्पेस में दो चार्जेस रख दिए जाएं, एक Q1 और एक Q2 हो, तो उन पे जो बल जिनके बीच में जो दूरी हो, अगर r दूरी पर दो चार्जेस रख दिए जाते हैं तो उनका जो बल होगा, उनके बीच में जो बल लगेगा वो उन दोनों के चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग होगा, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक
की तरह जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नियम दिया था वो ये कहता है कि दो चार्जेज को स्पेस में r दूरी पर रख दिया जाए तो F जो बल लगेगा वो दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरियों का उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे और हम लोग ये जान रहे हैं कि जो बल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ ही रखे होंगे कि ये हमारा डिराइव्ड है तो ये हमारा डिराइव्ड नहीं है। तो एक आधारी राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो इसी तरह से ये क्या है हमारा ये नहीं, एक स्केलर और एक स्केलर नहीं होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो जो हमारा बल है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग फोर्स के इस गुण का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।